तो दोस्तों, भिखना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 5 में अब तक आपने जाना कि रमन रमा से विदा होकर के अपने अंतिम अटेम्प्ट की तैयारी के लिए पटना जाता है और वहाँ जाकर के ये पूरी लगन और मेहनत से अपनी तैयारी करता है। परीक्षाएं आयोजित होती हैं और बड़ी इत्मीनान से वह सभी परीक्षा के सत्र को पूरा करता है। प्रारंभिक और मेंस दोनों परीक्षाएं बखूबी निकाल लेता है और फिर आता है उसके अंतिम दौर वाइवा। रमन को लेकर के करीम भाई बड़े ही उत्साह से लेकर जाते हैं और सुनिश्चित स्थान पर जहां वाइवा होना है उसके गेट पर करीम भाई उसे विदा करके उसके उत्साह को बढ़ाते हुए उसे अंदर जाने को कहते हैं और बंदा खुशी खुशी थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ वो कमरे में प्रवेश करता है। बोर्ड में बैठे जितने भी जूरियस हैं सभी एक एक करके सवाल करते हैं। उसी बीच अंतिम दौर में बोर्ड के मेंबर द्वारा पूछा जाता है कि ये आपके हाथों में फ्रैक्चर कैसा है। फिर रमा अपनी राव में सब्जी वाली दादी की जो पोती होती है जो नहर में गिर जाती है उसको बचाने की घटना पर विस्तार से वो चर्चा करता है। बोर्ड के मेंबर ये भूल जाते हैं कि मैं सामने वाले लड़का का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और अब भिखना पहाड़ी अध्याय के भाग 6 में आपका स्वागत है। भिखना पहाड़ी का काम तमाम हो गया था। अब यहाँ रहने के कोई मायने नहीं थे। उधर बाबूजी भी पैर तुड़वा कर खाट पर पड़े थे। सो उसी शाम करीम भाई से मिला और दूसरे दिन गांव की बस पकड़ ली। शाम होते होते घर पहुंचा। मैया ने जब देखा तो कपार पीट ली। बाप पैर तुड़वाए बैठे थे, बेटा बाह तुड़वा कर चला आया। सावन से भादो भला कम काहे रहे। बहन की छोटी बिटिया बीमार थी सो वह छटपटा कर रह गई, न आ सकी थी। अलबत्ता सेवा टहल व घर का काम संभालने में मेरी भाभी आ गई थी। सुनते ही बाहर आई और रमन के हाथ से बैग ले आंगन चली गई। रमन बाबूजी को हाल समाचार सुनाता रहा। बाबूजी अब रिकॉर्ड की तरह रटने लगे। पता करो बहू का फोन क्यों नहीं आता। आजे शामपुर जाओ, कहीं वहाँ फ़ोन आया हो। रमन ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे न माने। दूसरे ही दिन शामपुर भेज दिया। वहाँ भी कोई फ़ोन न आया था सो वापस आ गया। खुद भी कोशिश की लेकिन मोबाइल हमेशा की तरह स्विच ऑफ ही मिला। चिंता बढ़ने लगी। बाबूजी अब ज़्यादा जोर देने लगे, बहू के पास हो आओ। 2 दिन गुजर गए। बाबूजी जिद पर अड़े रहे। एक रात तो खाना ही छोड़ दिया। नतीजा सभी भूखे सोए। सुबह होते ही रमन नेमी काका के साथ 2-4 लोगों को बुला लाया। सभी ने समझाया लेकिन बाबूजी न माने। रमन ने मन बनाया उसे जाना होगा सो सुबह सवेरे निकल गया। बाबूजी को तसल्ली हो गई लेकिन यह क्या, बंदा घंटे भर बाद ही लौट आया। नजर पड़ते ही लाल पीले होने लगे। रे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तू गया जाने के लिए गया था फिर वापस क्यों आ गया। तू गया जाने के लिए गया था फिर वापस क्यों आ गया। कुछ छुपा तो नहीं रहा है कि तेरा जाने का मन ही नहीं है। मैया ने सुना तो कपार पकड़ के बैठ गई। पीछे भाभी भी आई। बाबूजी नॉन स्टॉप बके जा रहे थे। तनिक रुके तो रमन बोला। मैं जैसे ही बस स्टॉप पहुंचा कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, मैं बेला बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? माँ बाबूजी कैसे हैं?
आप बोलते क्यों नहीं? सब ठीक तो है। मैं बोला, क्या बोलूं? यहाँ सबकी सांसें टंगी हुई है। बाबूजी जिद धैले हैं। मैं गया आ रहा हूं। बेला खिलखिला करके हंसी। अरे इसमें परेशान होने की कौन बात है? ऑपरेशन क्लीन आउट खत्म हो गया। मैं हेड क्वार्टर लौट आई हूं। आज छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल रही हूं। प्लीज़ लौट जाइए। मैं फिर फ़ोन करती हूं। और फ़ोन कट गया। रमन एक सांस में बेला से हुई सारी बातें सुनाता चला गया। बाबूजी की अनुभवी आंखों ने देखा, बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। रही सही शंका शाम को तब खत्म हो गई जब बेला का फ़ोन आया और उसने सबसे बातें की। अब अक्सर बेला का फ़ोन आने लगा, लेकिन उसके आने का प्रोग्राम लंबा खिंचता चला गया। ऐसे 3 माह गुजर गए। उधर भाई भयवादी तरह तरह की अफवाह फैलाने लगे। कोई कहता बड़े वहदे की बैठी शहरी बहू अब का गाँव आएगी। दूसरा जोर देता, भाई देखना न, किसी दिन सजलौके मोटर से आएगी और रमना को बैठा भोरे भिन सहारे उड़ जाएगी। तीसरा कड़ी में कड़ी मिला देता, लेकिन रमन वहाँ करेगा का? अरे करेगा का? बर्तन बासन करेगा, फिर लड़का खिलाएगा। अंत में सभी इस नतीजे पर पहुँचते, बुढ़ऊ के तकलीफ़ें लिखा है। ढेर पढ़ाना लिखाना भी बेकारे है। बस घर के सेवई ईदगाह के कुतबा दोनों गया। उस दिन रमन बाबूजी के पैर का प्लास्टर कटवा कर शाम होते घर लौटा। देखा दरवाजे पर मोटर खड़ी थी। ये रमन की बात है। मैया का चहका चेहरा जिज्ञासा बढ़ा रहा था। भाभी आरती का थाली लिए थी। गांव की ढेरों लड़कियां घेरा बांधे खड़ी थी। तब तक नेमी काका व भाई भयवधी के बहुत लोग आ गए। सुर्ख लाल जोड़े में बेला उतरी। उसने सबसे पहले मैया व भाभी के पैर छुए। आगे बढ़ जब बाबूजी के पैर छुए तो उनके चेहरे की खोई रौनक लौट आई। दिल खोल कर आशीष दिए। भाभी बेला को लिए आंगन में चली गई। पीछे लड़कियों का तांता लग गया। दरवाजे पर भीड़ बढ़ने लगी। हर जुबान पर बेला ही थी। रमन भीड़ में अकेला रह गया। अक्सर ऐसा होता है। रमन भीड़ में अकेला रह गया। किसी ने पलट कर न देखा, यहाँ तक कि बेला भी नहीं। अजीब सी अनुभूति हुई। उधर आंगन में चहल पहल बढ़ने लगी। मैया भाग भाग कर आंगन की बात बाहर सुनाती रही कि कैसे बहू ने ट्रेनिंग पूरी की, कैसे पहाड़ी पोस्टिंग पर बहादुरी के साथ काम किया। बाबूजी बार बार मूछों पर ताव देते रहे। आज पैर का दर्द व कोहरनी छूमंतर हो गए। रमन कोने में बैठा रहा। इसी बीच नन्हे नालंदा वाले का फोन आया। यार कुछ समाचार मालूम है? रमन चौंका। क्यों, क्या हुआ? तुम भी किस दुनिया में रहते हो? खबर मिली है कि आयोग ने रिजल्ट दे दिए हैं। यहाँ नेटवर्क जाम है। तुम्हें जानकारी मिले तो प्लीज शेयर करना। अभी से कलेजा बैठा जा रहा है। 5 दिन बाद शादी है। अगरचे रिवर्स गियर लगे तो गए काम से। मोर भी बेरोजगार के मुड़ी मुश्किलें चढ़ता है। ससुरा रिजल्टों को आजे आना था। फिर उसने फ़ोन रख दिया। सारे शरीर में सुरसुरी समा गई। रमन ने गौर किया तो 3 बजे की 3 मिस कॉल करीम भाई की थी। होश उड़ गए। तुरंत कॉल बैक किया। मोबाइल ऑफ था। बेचैनी बढ़ने लगी। फिर नेट सर्च किया। हाय रे दुर्भाग्य, नेट का गोला ऐसे चल रहा था जैसे धरती सूरज की परिक्रमा कर रही हो। हलक सूखने लगा। धड़कता दिल कुछ ज़्यादा ही धड़कने लगा। क्या करें, कहाँ जाएं? जिंदगी की गठरी खुल चुकी थी। बंदा वहीं पस्त पड़ गया। रात आज तेजी से भाग रही थी। सभी खा पी कर सो गए। घड़ियाल ने जब 12 के घंटे मारे तो उसे किन्हीं आदमों की घड़ियाल ने जब 12 के घंटे मारे तो
उसे किन्हीं कदमों की आहट सुनाई पड़ी। फिर दो गर्म हाथों का स्पर्श मालूम हुआ। क्यों, आज भोजन न करेंगे या हमसे ही रूठे रहेंगे? मिश्री की डली लगी यह प्यारी आवाज़ बेला की थी। उसने हाथ पकड़ रमन को उठाया। बेचारा आज्ञाकारी बालक की तरह पीछे पीछे चल दिया। कमरे में खाने की प्लेटें सजाती बेला बोली, जिंदगी में पहली बार साजन के संग खाने का सौभाग्य मिला है, प्लीज साथ दीजिए। रमन बेला को निहारता रहा। बेला बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, खाना खाइए ना। बंदा नजरें नीचे किए बोला, आधी भूख तो रिजल्ट के सस्पेंस ने ले ली, आधी आपको देखकर जाती रही। ऐसे में अब कोई क्या खाए? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, रुकिए देखती हूँ। पास पड़े मोबाइल को उठाया। कहीं नेट का आता पता न था। दोनों एक दूसरे को ताकने लगे। बेला से रहा न गया। उसने रमन का हाथ पकड़ खाने पर बैठा दिया। भोजन का पहला निवाला उठा ही था कि बंदे का फ़ोन बज उठा। कॉल कटिहार वाले करीम भाई का था। भारी उत्तेजना से रिसीव किया। जी भैया, कैसे हैं? अरे तू कैसा है? ठीक हूँ भैया, आपकी मिस कॉल देखी, बहुत ट्राई किया लेकिन फ़ोन बंद था। हाँ यार, मजबूरन बंद करना पड़ा। अब जिसका हो गया है उसको बताते समय सीना चौड़ा हो जाता है, बाकी उन बेचारों को कुछ कहते कलेजा फट जाता है जो इस बार भी लूज कर गए। यहाँ भी दोपहर से नेट फ्लेवर था, मुझसे रहा न गया। आयोग कार्यालय चला गया। वहाँ भारी भीड़ थी, आदमी पर आदमी चढ़े थे। बड़ी मुश्किल से 10-20 रिजल्ट नोट कर पाया। रमन की बेचैनी आसमान छूने लगी। बताइए ना भैया, मेरा क्या हुआ? बेला ने रमन के हाथ से मोबाइल ले उसे स्पीकर पर लगा दिया। आवाज़ गूंजने लगी। वो 14 जने जो 3-13-23 में रहते थे, गरीब पापा के पैसे से हर ओपनिंग शो में दिखते थे, इस बार कहीं नहीं दिखे। जो गरीब माँ बाप के पैसे पहला शो में बिताते थे, इस बार वो रिजल्ट में कहीं नहीं दिखे। अब नाम क्या बताना, तू तो खुदे समझदार है। हाँ, परसों पप्पू पूर्णिया वाले का रिजल्ट भी आया। बंदा आपकी बाजी मार ले गया, बन गया सिपाही। ललकी टोपी चढ़ गई उसके माथे। रमन खुद को रोक न सका। भैया, मेरा क्या हुआ? बताता हूँ भाई। मज़े की बात है कि गोविंद गोपालगंज वाला बढ़िया रैंक लाया है। नन्हे नालंदा वाले का फ़ोन आए तो बता देना। अब की मोर का मुहूर्त सही है। ससुर का 17 मिस कॉल आया है। और हाँ, ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ रही चंपारण वाली चंपा गरीबी को मात दे हाकिम बन गई। फिर करीम भाई कईयों के रिजल्ट बताते चले गए। रमन अपने बारे में फिर पूछने जा रहा था, तब तक बेला ने इशारे से रोक दिया। मन महसूस कर रह गया। उधर करीम भाई कहे जा रहे थे, तेरे रोल का मिलान कई बार किया, तेरे रोल का नंबर मिलान कई बार किया, कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर लिस्ट के नीचे से देखना शुरू किया। 10 रोल पढ़ता तब तक कोई पीछे से धक्का दे देता, सब गड़बड़ा जाता। धक्का खाता रहा लेकिन हटा नहीं। नीचे से देखते देखते ऊपर तक चला गया। लेकिन रमन अब रुक न सका, जोर से चीखा, क्या हुआ? वही तो कह रहा हूं। अच्छा ये बता, बाबूजी कहाँ हैं? वो बाहर सो रहे हैं। बहू कहाँ है? वो सामने बैठी है, आज ही आई है। सस्पेंस के साथ धड़कनें भी बढ़ गई। करीम भाई फिर बोले, जा पगला, जाकर उस देवता के पांव छू ले जिसने तेरी मेधा पर तुझसे ज़्यादा भरोसा किया। और हाँ, बेला के रीढ़ से तू 7 जन्म उड़ी न हो पाएगा। रे लक्ष्मण, उस उर्मिला को न भूलना। फिर करीम भाई की आवाज़ रुकने लगी। भर्राए स्वर में बोले, रे भगोड़ा, अब कि तू भाग न सका। आयोग ने तुझे नंबर 1 पर टाक दिया।
आयोग ने तुझे नंबर 1 पर टाँक दिया। दुआ काम कर गई। उस सब्जी वाले दादी की सलाम करता हूँ भाई, तूने इस स्पॉइल जीनियस की भरम रख ली। कल मैं भी कटिहार के लिए रुखसत हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। और फ़ोन कट गया। बेला ने रमन की बहती आंखों में देखा। उसका साजन सोना नहीं था, वह तो हीरा निकला। उसका साजन सोना नहीं था, वह तो हीरा निकला। तो दोस्तों, ये रहा अध्याय 1 के भाग 6 का अंश। और अगले भाग 7 में बिखना पहाड़िया अध्याय 1 का पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल के पहले पर्दे को फॉलो करें और अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव देना नहीं भूलेंगे। मैं फिर से पुनः आपको साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अगले भाग 7 में मैं इस कहानी पर जो समीक्षाएं जिन विद्वानों ने दी हैं, मैं उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा और फिर अगले कथा की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।